मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हो। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करने जा रहे हैं एक पुरुष जातक की कुंडली में, जिसकी लगभग 23 साल उम्र हुई। अभी कुछ ही दिन पहले हमारी मुलाकात किसी प्रतिभोज में इसके पिताजी से हुई थी, जो कि ज्योतिष को बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन हमने उनको एक दो बातें बताई। इससे पहले हमने इनकी बहन की कुंडली बनाई। उनको कुछ ज्योतिष समझ में आया और आज अवसर मिला है उसके पुत्र की कुंडली बनाने के लिए। इनके पिताजी ज्योतिष के ज्ञान से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हमने सोचा किस हिसाब से इनका मार्गदर्शन किया जाए। हमने इस हिसाब से मार्गदर्शन किया, उनकी रुचि भी बढ़ी और उन्होंने फिर बोला, गुरुजी आप हमारे पुत्र की भी कुंडली बनाइए। तो आज देखते हैं उनके पुत्र की कुंडली क्या कहती है और उसका विश्लेषण करते हैं। आज का मुख्य शीर्षक है, कुंडली में कुछ अशुभ योग होते हैं जो कि पराशर जी के मुताबिक अगर ऐसे अशुभ योग हो तो वो शुभ योगों का भी सफाया कर देते हैं। जैसे चंद्रमा गुरु का षडाष्टक योग। षडाष्टक योग कई प्रकार से बनता है। अगर चंद्रमा गुरु एक दूसरे से छठे आठवें स्थान हो तो ऐसा माना जाता है कि उसका जीवन बैलगाड़ी की तरह संघर्ष से धीरे धीरे चलता रहेगा, परेशानी में चलता रहेगा। दूसरा है चंद्रमा से सप्तम पाप ग्रह। चंद्रमा से सप्तम स्थान में पाप ग्रह होता है तो सप्तम भाव रोजगार का भी है और जीवन साथी का भी है, वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। अगला शूल योग। जब हमारे 7 ग्रह, राहु केतु को छोड़ दो, बाकी 7 ग्रह की स्थिति किन्हीं भी 3 भावों में हो जाती है तो उसको शूल योग कहा गया है। और शूल योग जिस जातक की कुंडली में होता है वह आलसी होता है, निर्धन होता है, हिंसक प्रवृत्ति होती है उसकी, समाज में कांटे की तरह वह चुभता है, विचार अच्छे नहीं होते और किसी काम से वो भयभूत नहीं होता, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है और लोगों में हमेशा उसकी बुराई के प्रति चर्चाएं रहती हैं। दर्शकों, ये सब योग जब समय आता है तब प्रभाव डालते हैं। आज अगर किसी अभिभावक से पूछो तो वो कहेगा मेरी तो संतान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आज अच्छी हो सकती है, कल जब विपरीत दशा आएगी, विपरीत योग का आएगा तो उस टाइम पर हालत अच्छी नहीं होती। तो समय रहते इन दोषों का उपाय कर लेना अच्छी बात है। दूसरा योग केंद्रम योग। सभी जानते हैं केंद्रम योग एक साधारण सा योग है, लेकिन वो पूरे कुंडली में राजयोग जो होते हैं उनका सफाया कर देता है। उसके बाद इस जातक के 5 ग्रह अस्त हैं। अब आप देखिए दर्शकों, राहु केतु को छोड़ दो, बाकी 7 ग्रह होते हैं। उन 7 ग्रहों में से 5 ग्रह तो अस्त हो गए इसके। तो देखते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। आपका लगन कोई भी हो, यह छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव तीर्क भाव कहलाता है। इसमें अगर लगन का स्वामी हो, कोई भी लगन हो दो, लगन का स्वामी हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो और कोई शुभ ना गिरे तो दरिद्र हो जाता है। दूसरा, लग्नेश छठे आठवें 12वें में हो, वही लग्नेश तीर्क भाव में हो, छठा 8वां 12 तीर्क भाव बोला गया है। और द्वितीय भाव का स्वामी अशुभ स्थिति में हो तो भी वह जातक दरिद्र बनता है, यह भी हम आपको बताएंगे। और इसी कुंडली में हम विचार करेंगे पंचमेश दशमेश की युति। जो पंचमेश दशमेश की युति, ये पंचम भाव है, दसम भाव है। इसकी युति अगर किसी ठीक जगह पर होती है तो ऐसा जातक बहुत ही राज कार्यों में कुशल होता है। आपकी में हो सकती है, इसकी में भी है, तो इसकी में त्रुटि प्रभाव है, बताएंगे कैसे बता। उसके बाद है दशमेश और भाग्येश। ये दसम भाव का भाव है, ये नवम भाव भाग्य भाव लगता है। इसकी दोनों की युति भाग्य और राज सुख देने वाली होती है। तो इन सभी विचारों पर हम इस कुंडली में विचार करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। मैं
आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें। दर्शकों, जातक का जन्म 20 मई 2000 कृष्ण पक्ष 2 ज्येष्ठा चरण 3 शनिवार को हुआ। सबसे पहली बात, ज्येष्ठा चरण 3 माता के लिए अशुभ होता है। पराशर जी ने यहां तक कहा है कि ऐसा जातक माता का नाश करता है, यानी नाश करने का मतलब है उसको माता का सुख नहीं मिलता, माता उसकी गरीब रहेगी, कुछ एक स्थिति ऐसी होती है तो माता की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन इस जातक के पिताजी कुछ ऐसे इलाके से हुए, हमारे जैसे किसान वर्ग जो हो जाते हैं गांव देहात में, वहां पर ज्योतिष की अभी तक परछाई भी नहीं पहुंची है। उनका कसूर नहीं है, वो कुछ है ही ऐसा। तो लेकिन इस जातक का ज्येष्ठा नक्षत्र चरण 3 वो माता के लिए भारी माना जा गया है। शास्त्रवान तो ये कहते हैं, साथ लिखने वाले तो कहते हैं माता का नाश होता है। जन्म के समय पर मिथुन लगन हुआ, उदय हुआ लगन के 14 अंश, द्वितीय भाव में कर्क राशि में राहु 3 डिग्री 47 मिनट लेकर के विराजमान है, और छठे भाव में चंद्रमा नीच राशि में 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर अष्टम भाव में केतु मकर राशि में 3 डिग्री 47 मिनट लेकर विराजमान है, और एकादश भाव में शुक्र 29 डिग्री लेकर के विराजमान है, शनि 27 डिग्री लेकर विराजमान है, गुरु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है, और द्वादश भाव में वृषभ राशि में सूर्य 5 डिग्री लेकर के विराजमान है, मंगल 17 डिग्री लेकर विराजमान है, बुध 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। दर्शकों, इस सूर्य से मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है। हम विवरण में आपको पूरा बताएंगे अंशों सहित। और शुक्र भी अस्त है, शनि भी अस्त है, गुरु भी अस्त है। तो शुक्र भी अस्त हो गया, शनि भी अस्त हो गया, गुरु भी अस्त हो गया, मंगल भी अस्त हो गया, बुध भी अस्त हो गया। बचा क्या? अब जो बचा है आपके सामने उसका करते हैं। दर्शकों, मिथुन लगन वाले, इनका स्वामी बुध होता है, विद्या व्यसनी माने जाते हैं, और इनके कभी कभी ग्रह योग हो तो अच्छे लच्छेदार भाषण भी पट्टू होते, भाषण अच्छा देते, परिश्रमी होते हैं, लेकिन परिश्रम के अनुपात में इनको फल नहीं मिलता। किसी विशेष कार्य में वे दक्ष नहीं हो पाते, काम करने में देरी लगाते हैं। लग्नेश बुध द्वादश भाव में है। लग्नेश जब किसी भी जातक का लग्नेश हो, अगर वो द्वादश भाव में है, तो द्वादश भाव भोग का भाव है, द्वादश भाव दंड का भाव है, द्वादश भाव खर्चे का भाव है। तो आमतौर पर यह देखा गया है कि लग्नेश जो है ना, अगर द्वादश भाव में होता है तो वह असामाजिक कार्य भी कर सकता है। बुध के अंश 18 डिग्री 16 अंश है, और बुध 12 डिग्री 44 अंश की दूरी पर सूर्य से है। जबकि हमारे विद्वानों का मत है बुध 13 और 14 अंश अगर सूर्य के नजदीक रहता है तो अस्त हो जाता है। बुध बलवान अवस्था में अस्त है, प्रभाव देगा लेकिन उतना प्रभाव नहीं देगा जितना प्रभाव उसको देना चाहिए। बुध बलवान अवस्था में अस्त है, परंतु बलवान है, प्रभाव देगा। ऐसा जातक स्त्री वर्ग के सहयोग से कार्य करेगा, और स्त्री वर्ग से अपमानित भी उसको होना पड़ेगा। स्त्री वर्ग उसके कार्य में सहायक भी होंगे, और लेकिन वो अपमानित होगा। स्वास्थ्य कमजोर होगा। यहां पर लगन का स्वामी द्वादश भाव में आ गया तो लगन दोष हो गया, और ऐसी जातक की प्रवृत्ति कामुक प्रवृत्ति होगी। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तृतीय भाव का स्वामी है, और द्वादश भाव में शत्रु राशि में। सहवास सुख में कमी होगा, स्त्री सुख में कमी आएगी, कठोर परिश्रम करता है, लाभ नहीं। मंगल के बीच में है, केतु से पीड़ित है। सूर्य मंगल के साथ है और केतु के से पीड़ित है, और चंद्रमा से सप्तम भाव पर है। चंद्रमा से सप्तम भाव पर है। चंद्रमा से सप्तम भाव में पाप प्रबल होगा तो दाम्पत्य सुख की हानि होगी, क्योंकि चंद्रमा से सप्तम भाव में बुध अस्त हो गया, मंगल भी अस्त है, सूर्य है, और केतु की पंचम दृष्टि से सूर्य यहां पर पीड़ित है, शापित योग बन गया। और चंद्रमा से सप्तम भाव में 3, 4, 5 ग्रहों का ग्रह प्रभाव व्यवहार सुख में बाधक होता है, व्यवहार कराने में दिक्कत आती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दोस्तों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है और छठे भाव में नीच राशि में है। द्वितीय भाव में राहु, सबसे पहली बात तो चंद्रमा राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी हो गया, राहु जैसे फल देगा। बात रह गई नीच की, तो मंगल की दृष्टि उसका नीचत्व छठे भाव में हो रहा है, छठे भाव के शुभ फल देगा, धन का व्यय करेगा। छठा भाव में जो ग्रह है सीधा सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को और चंद्रमा उच्च दृष्टि से देखेगा। धन का इस तरह से
खर्च करेगा, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। धन का खर्च करेगा, कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। और चंद्रमा यहां पर केंद्र ध्रुव योग बना रहा है। केंद्र ध्रुव योग हम हमेशा बताते हैं, हमारे पराशर जी के चंद्र अध्याय 39 में मैंने पहले भी पिछली कई वीडियो में बताया, कोई बात नहीं आज भी जिक्र। या चंद्रमा के साथ किसी की ग्रह की युति हो, सूर्य को छोड़ करके, राहु केतु को छोड़ करके, तो केंद्र ध्रुव योग नहीं होता। अकेला चंद्रमा होगा तो केंद्र ध्रुव योग होगा। अगर इसकी कहीं पर युति है, शनि के साथ है, शुक्र के साथ है, गुरु के साथ है, तो केंद्र ध्रुव योग नहीं होता। चंद्रमा के आगे पीछे, चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में कोई ग्रह हो तो केंद्र ध्रुव योग नहीं होता। या अगर केंद्र में कोई शुभ ग्रह हो तो भी केंद्र ध्रुव योग नहीं होता। यहां पर केंद्र में भी कोई शुभ ग्रह नहीं है, चंद्रमा के साथ भी किसी ग्रह की युति नहीं है, चंद्रमा से आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं, प्रबल केंद्र ध्रुव योग बन रहा है। और केंद्र ध्रुव योग दुर्भाग्य का प्रतीक है। दुर्भाग्य का प्रतीक है। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल एकादश भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है। अकेले मिथुन लगन में मंगल परम पापी बन जाता है, क्योंकि ये दोनों स्थान अशुभ माने गए हैं। छठे से छठा दोनों अशुभ माने गए हैं। मंगल अस्त है सूर्य से, मंगल के 11 डिग्री 57 मिनट की दूरी पर है। और मंगल जब सूर्य से 17 डिग्री के अंदर में रहता है तो अस्त रहता है। 11 डिग्री है, थोड़ा सा प्रभाव तो देगा, मांगलिक है, कुछ प्रभाव देगा। यहां पर मंगल बुध और सूर्य की युति द्वादश भाव में बन रही है। अगर द्वादश भाव में मंगल बुध और सूर्य की युति बनती है तो पराशर जी के मुताबिक ऐसा जातक मूर्ख होता है, दुष्टा, अज्ञान और किसी प्रकार का दंड का भावी बनता है, क्योंकि यह कोर्ट कचहरी का भी भाव है, दंड का भी भाव है। और अगर चंद्रमा से सप्तम स्थान में बुध मंगल सूर्य हो, तो मैं इसलिए चंद्रमा का भी साथ साथ बता रहा हूं, चंद्रमा से सप्तम स्थान में अगर बुध सूर्य मूर्ख हो तो इसका प्रभाव थोड़ा सा बदली हो जाता है। और आगे बात करते हैं बुध की। बुध लगने से हो गया। बात करते हैं गुरु की। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है। गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। गुरु 8 डिग्री 41 मिनट सूर्य से दूर है और गुरु 11 अंश तक अस्त हो जाता है। सिर्फ 3 डिग्री के करीब बाकी रह गया उसको अस्त होने में, और हो जाता है। गुरु गुणवान बनाता है, क्योंकि एकादश भाव में है, पंचम भाव को देख रहा है। गुरु गुणवान बनाता है, पिता और व्यवसाय में लाभ मिलाता है। और शनि का प्रभाव गुरु पर है। जब गुरु और शनि का प्रभाव होता है तो शनि तृष्णा और वैराग्य का कारण है और ज्ञान का कारण है, उसका बढ़ जाता है और सांसारिक सुखों में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। द्वादश भाव होने का शुक्र को दोष नहीं लगता। पंचम भाव में तुला राशि है। शुक्र 6 डिग्री 2 अंश की दूरी पर है सूर्य से। शुक्र की डिग्री है 29 डिग्री थी, सूर्य की 5 है। सूर्य की 5 है और शुक्र की 29 डिग्री है, तो सूर्य से 6 डिग्री है और 9-10 अंश के ऊपर अस्त हो जाता है। सूर्य भी अस्त है। सूर्य दर्शकों इतना कोमल ग्रह है, सूर्य की गर्मी से मुरझा जाता है और इस तरह से हो जाता है जैसे 6 महीने का बुसा हुआ टमाटर। वो भोग विलास का कारक है और अपना कारत्व वो नहीं कर सकता। और सूर्य पुरुष जाति के लिए विवाह का भी कारक है और यानी शुक्र पुरुष जाति के लिए विवाह का कारक है। और पुरुष हो या कन्या हो, वो दाम्पत्य सुख का देने वाला भी शुक्र है। वैवाहिक जीवन शुक्र से ही होता है। जिसका शुक्र बिगड़ गया उसका जीवन नरक तुल हो गया, हम हमेशा कहते हैं। और वह संतान सुख में भी बाधा की बात बनती है, क्यों? पंचमेश है, पंचमेश अस्त हो गया, संतान सुख में भी कमी का बात बनता है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि अष्टम भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। भाग्येश है और सूर्य से 7 डिग्री 46 मिनट की दूरी पर है, जबकि सूर्य से 15 डिग्री के अंश में रह जाता है। सूर्य भी बहुत कमजोर है और अस्त है। भाग्य अस्त हो गया, जातक का भाग्य अस्त हो गया और भाग्यहीन हो गया, भाग्य कमजोर हो गया, कहीं पर भी भाग्य नहीं मिला। अब बात करते राहु की। राहु द्वितीय भाव में है। धन की, संपत्ति की, कुटुंब की हानि होगी, शत्रु पर भारी होगा। पंचम दृष्टि पर शत्रु पर भारी होगा
सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा, कष्ट होंगे। नवम दृष्टि से व्यवसाय में उतार चढ़ाव देगा। अब बात करें केतु की, केतु अष्टम भाव में है, कष्टों का कारण बनेगा। धैर्यवान भी होगा, साहसी भी होगा, पेट संबंधित बीमारी की और किसी भी ऐसी दवाई का रिएक्शन भी जातक को हो सकता है और माता के सुख में कमी का कारण बनेगा, क्योंकि नवम दृष्टि से माता के भाव को देख रहा है। ये मैंने आपको साधारण में बताया। अब बात देखिए दर्शकों, चंद्रमा से गुरु सत्साश्रय योग है, चंद्रमा से गुरु छठे स्थान पर है। इसका जीवन बैलगाड़ी की तरह चलेगा, दरिद्र हो जाता है। चंद्रमा से सप्तम पाप ग्रह है, चंद्रमा से सप्तम पाप ग्रह है, मंगल और सूर्य और केतु की दृष्टि है। जब चंद्रमा से सप्तम पाप ग्रह होगा तो ऐसा जातक भोग विलास से हीन होगा, दूसरे के भोजन पर निर्भर होगा और उसकी पाप बुद्धि होगी। चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल और सूर्य का यह प्रभाव है। बुध अस्त हो गया और केतु की भी दृष्टि जा रही है, केतु का भी प्रभाव हो गया। तो ऐसा जातक अगर चंद्र लगन से देखते हैं तो चंद्र लगन से जातक को दूसरे के भोजन पर निर्भर रहने वाला, भोग विलासहीन, उसको दाम्पत्य सुख ही कम नहीं मिलेगा। और अगर द्वादश लगन से द्वादश भाव में देखते हैं तो उसमें दुष्टता, अज्ञान, किसी प्रकार का दंड, ऐसा प्रभाव मिलेगा। दर्शकों, सूर्योग 6 ग्रह इन दोनों भावों में, एकादश में और द्वादश भाव में 6 ग्रह हैं, 7वां ग्रह चंद्रमा है, 3 भावों में सूल योग है। सूल योग में आलसी होगा, निर्धन होगा, हिंसक प्रवृत्ति का होगा, समाज में कांटे की चुभने वाला होगा, विचार अच्छे नहीं होंगे, झगड़ा करने वाला होगा, किसी काम से भयभीत नहीं होता, हिंसक प्रवृत्ति का होता, लोगों में कांटे की तरह चुभता है, लोग उसके कांटे की तरह देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। जातक का शुक्र अस्त है, शनि अस्त है, गुरु अस्त है, मंगल अस्त है, बुध अस्त है, 5 ग्रह अस्त हैं। अब दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी अगर कहीं युति है तो विद्वान होगा, राज कार्य में होगा। इसमें भी पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी गुरु और शुक्र दोनों की एकादश भाव में युति है, लेकिन अस्त है, प्रभावहीन है। दूसरी तरफ दशमेश और भाग्येश, दसम भाव का स्वामी और भाग्य का स्वामी, तो भाग्य और राज सुख में मिलने का योग है। तो दसम भाव का स्वामी गुरु है, भाग्येश नवम है, तो गुरु और शनि की युति है, इसका भी अस्त है। राज सुख मिलने का योग है, लेकिन कहां मिलेगा जब ग्रह अस्त है। और शनि वैराग्य का कारक भी है, बुद्धि तो तेज करेगा, ज्ञान वृद्धि करेगा। तो ये दशमेश भाग्येश इसमें अस्त है। आपकी में अगर अच्छे योग हो, ये पंचम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का एकादश स्वामी, अगर कहीं अच्छे स्थान पर अच्छे योग है तो ऐसा जातक राजतुल्य माना गया है। दर्शकों, मैंने आज इस होनहार बालक की कुंडली का मैंने विश्लेषण किया। ये बहुत अच्छे ग्रह है, लेकिन 3 में फंस गए। 5 ग्रह अस्त हो गए तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। 5 ग्रह अस्त हो गए, लग्नेश की स्थिति अस्त, जब कुंडली का लग्नेश ही अस्त हो गया, लग्नेश कुंडली का संचालक है, लग्नेश ही द्वादश भाव में चला गया और अस्त हो गया, तो कैसे आगे प्रगति करेगा? वो जो जितना भी परिश्रम करेगा उसका श्रेय किसी दूसरे को मिलेगा। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको विश्लेषण किया। जातक की कुंडली में कालसर्प योग है, एक चंद्रमाई बहार है, कालसर्प योग है, लगन दोष है, क्यों लगन पितृदोष हो गया, लगन दोष हो गया, बात एक ही है, क्यों द्वादश भाव में अस्त हो गया। शूल योग, 7 ग्रह 3 भावों में शूल योग हो गया, उसकी व्याख्या मैंने पराशर जी के मुताबिक बता दी। केम ध्रुम योग है, केम ध्रुम योग होगा, 6ठे भाव में चंद्रमा वैसे ही प्रभावीन हो जाता है और चंद्रमा गुरु का सटाष्टक योग हो गया, 5 ग्रह अस्त हो गए। आज बालक की राह आसान कैसे हो? दर्शकों, कालसर्प दोष निकालना पड़ेगा, केम ध्रुम दोष की शांति करानी पड़ेगी। बुध का रत्न, अब बुध का रत्न पहने अकेले से बुध से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पंचमेश भी चाहिए, ये भी चाहिए। इनके पंचमेश द्वादश भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, भाग्येश 9 भाव का स्वामी, अष्टम भाव का भी स्वामी है। ऐसी कुंडली में जहां इतनी डिस्टर्ब आती है तो ऐसे जातक को 9 ग्रह का रत्न धारण कर लेना चाहिए। 9 ग्रह रत्न धारण करने से, जहां जातक अगर 3-4 रत्न धारण करे उससे बेटर है 9 रत्न की अंगूठी धारण करे, 9 रत्न का पेंडल धारण करे, तो सारे ही प्रभाव उसको अच्छी तरह से मिलेंगे। लेकिन दर्शकों, उसको कार्यत्व कर्म करने पड़ेंगे। गुरु अस्त हो गया, गुरु अस्त हुआ, उसको कार्यत्व कर्म करने पड़ेंगे, उस गुरुजनों को, पिता तुल्य आदमियों को संस्कार करना पड़ेगा। शनि अस्त हो गया, दीन दुखी आदमियों को सताएगा तो शनि अशुभ फल देगा,
तो शनि उनका कारक है। शुक्र अस्त हो गया, स्त्री जाति का सम्मान करेगा, चाहे अपनी ही पत्नी क्यों ना हो, तो शुक्र अच्छे फल देगा। मंगल तीर्थ छोटे भाई बहन का है, कारक है, उनसे उसका सम्मान करेगा तो मंगल शुभ फल देगा। बुध कुल देवता भी है, भगवान विष्णु भी है, तो उनका सम्मान करना पड़ेगा। उनको कुल देवता को अपने परिवार के हिसाब से उसको आराधना करनी पड़ेगी। सूर्य को नियमित जल देना पड़ेगा, तो जातक की राह आसान हो सकती है, वरना इतने डिस्टर्ब कुंडली में बड़ी परेशानी वाली बात है। फिर वही है, क्योंकि हम तो एक मनुष्य हैं, भगवान ने हमारे कर्मों के हिसाब से इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो हम कुछ कर सकते हैं। ये दोष हम साथ में क्यों लेके जाना? दोष निवारण करो। इतना मेरा अनुभव है कि दोष निवारण करने से, भगवान के पास अपील करने से आपकी सहानुभूति बढ़ेगी, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी, और उस दुख को सहन करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, और वो आसानी से निकल जाएगा। बिना प्रभु के सहारे के बिना ऐसी कुंडली का उद्धार नहीं है। हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करो। जितने भी जो ग्रह हैं उनका जो भी जातक अनुकूल उपाय, आजकल सब पढ़े लिखे हैं, अनुकूल उपाय श्रद्धा से करना चाहिए। सबसे पहले दोष निवारण करने के बाद उपाय श्रद्धा से करें, तो जरूर आपको इतनी सहन शक्ति, पावर मिलेगी, और वो दोष हल्के से चला जाएगा, और आपको शुभ प्रभाव मिलने की आशा हो जाएगी। शुक्र की महादशा चल रही है 6 जनवरी 2013 से 33 तक, उसमें गुरु की अंतर्दशा चल रही है, दशाएं ठीक चल रही है। लेकिन देखो 5 ग्रह अस्त हो गए, लग्नेश अस्त हो गया, जब गाड़ी का ड्राइवर ही अस्त हो गया, गाड़ी का मुखिया ही हो गया, जब कुंडली का मुखिया ही अस्त हो गया, तो प्रभाव मिलेगा किसको? कितने भी राजयोग होने दो, अगर लग्नेश अस्त है तो सब कुछ बेकार है। कितने भी राजयोग होने दो, केमग्रम योग है तो सब कुछ बेकार है। कितने भी याग होने दो, अगर चंद्रमा शनि का शास्त्र योग है तो योगों के मुताबिक गाड़ी खचड़े गाड़ी की तरह चलेगी। जरूरत है उनको समझने की, जरूरत है उनका उपाय करने की, उसके बाद छोड़ दो प्रभु पर जो होता है। दर्शकों, मैंने आज इस कुंडली में आपका मार्गदर्शन किया। मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सर्वदोष पितृदोष पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुरुनान की क्रिया चौक करके राह का आसान करती है, जो इच्छुक है कर सकता है। फिर कहूंगा दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप शेयर करें, दूसरे को भी अच्छा लगेगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मन प्रफुल्लित हो, मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े, और इसी प्रकार से वास्तविक कुंडलियों का मैं आपको विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।